नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर ठोस अवस्था के पार्ट 2 को। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा क्रिस्टल जालक, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्टिका। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एकक कोष्टिका के प्रकार, और इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, और हम लोग उसके बाद देखने वाले हैं एकक कोष्टिका में कणों की संख्या की गणना, और लास्ट में हम लोग देखेंगे घनीय क्रिस्टल तंत्र। तो इतने सारे हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इन टॉपिकों को अच्छे से समझना है तो आप देख लीजिए पहले इस जो है चैप्टर का पार्ट 1। यदि आपने पार्ट 1 देखा है तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए आज का पहला पॉइंट देख लेते हैं जो है क्रिस्टल जालक। तो आपको बता दें कि किसी क्रिस्टल में घटक कणों की जो त्रिविम व्यवस्था होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। अब ये यहाँ पर समझना ये महत्वपूर्ण है कि आखिर घटक कण क्या होते हैं और त्रिविम व्यवस्था क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि जब कोई क्रिस्टलीय ठोस होता है तो क्रिस्टलीय ठोस जिन कणों से मिलकर बनता है वे कण या तो होंगे अणु, या तो होंगे परमाणु, या तो होंगे आयन। अणु परमाणु आयन से ही ठोस का निर्माण होता है, और यही जो अणु परमाणु आयन होते हैं जिनसे ठोस का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं घटक कण। और जब हम कोई वास्तविक ठोस लेते हैं तो उस ठोस के अंदर ये जो कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक कण होगा, उसके बगल में दूसरा कण, उसके बगल में तीसरा कण, उसके बगल में ऐसे ही ऊपर नीचे उसके कण होंगे, और एक निश्चित व्यवस्थित से कण उसके अगल बगल होके पूरे के पूरे जो है ठोस में फैले होंगे, और इस तरह पूरे के पूरे ठोस का निर्माण किए होंगे। तो जिस व्यवस्था में ये कण पूरे के पूरे ठोस में फैले रहते हैं उसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। जैसे एक चित्र द्वारा हम आपको एक क्रिस्टल जालक बना के दिखा दे रहे हैं, एक सामान्य क्रिस्टल जालक। जैसे यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि एक क्रिस्टल जालक है, और उस क्रिस्टल जालक में जो कण है वो जो है घन के रूप में आपस में व्यवस्थित हैं। यानी इस तरह व्यवस्थित हैं कण इस एक दूसरे के अगल बगल कि एक घन नुमा वहां पर व्यवस्था बन रही है। देखिए हमने और भी घन बना दिया यहाँ पर। इसके नीचे बना दे रहे हैं। इधर पीछे ही बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल जालक बना दिया है, यानी एक जालनुमा संरचना बनाया जिसमें हमने दिखाया है कि एक कण के बगल में दूसरा कण, तीसरा कण ऐसे चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये एक निश्चित तरह से व्यवस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये घन के रूप में व्यवस्थित है, यानी इस तरह व्यवस्थित है कि कई सारे घन बन रहे हैं, घन 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 के रूप में बना रहे हैं, और घन के कोनों पर ये कण है। अब ये जो कण होते हैं इन्हें हम लोग ये पूरे के पूरे जालक कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे क्रिस्टल जालक। इस पूरी संरचना को क्रिस्टल जालक। और ये जो कण होते हैं इन्हें कहते हैं जालक बिंदु। अब जालक बिंदु क्या होते हैं? तो जो आपके जब हम जालक क्रिस्टल जालक बनाते हैं तो उसमें जो कण होते हैं उनको बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं जालक के अंदर। उन जो है कि ये जो बिंदु प्रदर्शित करते हैं जिससे कण को उसी कहते हैं जालक बिंदु। अब ये वास्तव में कण नहीं है, क्योंकि कण जो होगा वो इतना बड़ा यहाँ कण होगा कि ये कण और ये कण आपस में चिपके होंगे। जब ठोस हम लेंगे तो ठोस में एक कण यहाँ तो रहेगा नहीं, एक कण के बगल में दूसरा कण एकदम चिपका रहेगा, सटा रहेगा, उसमें जगह बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ देखिए इतना दूर दूर तो ऐसा नहीं होता है, ये कण इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है कि आपस में चिपके हुए हैं। लेकिन हम लोग जालक में क्या करते हैं कि केवल जो कण होता है उसके केंद्र बिंदु को ही एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। यानी जो कण होगा उसका जो केंद्र आएगा उस केंद्र को एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, और मान लेते हैं कि कण यहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब यहीं पर है, पूरा यहीं से फैला हुआ, तो उसके केंद्र को दर्शाते हैं, और उसी केंद्र को कणों को दर्शा के पूरे के पूरे जालक का निर्माण हम लोग करते हैं। तो ये जो कण हम लोग दर्शाए हैं एक बिंदु द्वारा, इसे कहते हैं जालक बिंदु। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए कि जब क्रिस्टल जालक बनता है तो पूरे के पूरे क्रिस्टल यानी ठोस में एक नियमित प्रकार की संरचना फैली रहती है, और एक नियमित प्रकार की संरचना तभी फैल सकती है जब किसी न किसी एक भाग की पुनरावृत्ति होती रहे।
जब एक भाग की पुनरावृत्ति रहेगी तभी नियमित संरचना वहां पर बनेगी। और अगर ऐसा होगा कि पुनरावृत्ति ना हो कि यहाँ एक संरचना बन रहा है, फिर आगे दूसरा संरचना, फिर तीसरा संरचना बन रहा है, तो वो आपका एक नियमित संरचना नहीं बनेगा, यानी वहां संरचना में बदलाव हो जाएगा। तो आप पहले से जानते हैं, पार्ट फर्स्ट में आप पढ़े होंगे कि जो भी वास्तविक ठोस होता है उसमें हम लोग पूरे के पूरे ठोस में देखते हैं तो एक ही व्यवस्था पाई जाती है। तो एक ही व्यवस्था पाए जाने का मतलब कि वहां एक ही जो आपका कोई ना कोई छोटी व्यवस्था होगी जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही होगी। तो वही चीज यहाँ होगा कि यहाँ पर भी वही चीज होता है कि कोई भी क्रिस्टल जालक होता है तो उसमें एक छोटे भाग का बार बार पुनरावृत्ति होता है। जैसे आप ध्यान से इसी में देखें तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक घन की पुनरावृत्ति हो रही है, एक घनी व्यवस्था की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पर एक घनी व्यवस्था है, एक घन यहाँ पर घन नुमा है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए ये घन, इसके बगल में घन, ऊपर घन, बगल में घन, पीछे घन, मतलब ऐसे घन के रूप में इसके कण व्यवस्थित होकर पूरे के पूरे जालक का निर्माण कर रहे हैं। अब ये जो घन की पुनरावृत्ति हो रही है यानी वह न्यूनतम यहाँ पर पुनरावृत्ति इकाई, न्यूनतम पुनरावृत्ति इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से पूरे जालक का निर्माण होता है वो आपका कहलाता है एकक कोष्ठिका। इसी को हम लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका, या इसका एक और नाम है इकाई सेल। यानी सिंपल सी बात है कि किसी भी क्रिस्टल जालक को बनाने में जिस भी जो है लघुत्तम पुनरावर्तित इकाई का बार बार प्रयोग हो रहा है या जिस भी लघुत्तम इकाई की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका। यानी एकक कोष्ठिका कहते हैं, जैसे यहाँ घन की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ की एकक कोष्ठिका जो है वो एक प्रकार का है, घन है। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया एकक कोष्ठिका। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक ईंट जो है एक दीवार का हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। दीवार आप देखते हैं तो आप दीवार में देखेंगे कि दीवार जो है पूरे के पूरे दीवार का निर्माण तो हो रहा है, किससे हो रहा है, ईंट से। तो आप देखेंगे कि एक ईंट को एक के ऊपर एक रख के ही पूरे के पूरे दीवार का निर्माण होता है। तो अगर हम दीवार को एक क्रिस्टल जालक मान लें तो वहां हम लोग देखेंगे कि जो ईंट होगी वो होगी एकक कोष्ठिका। और ये भी आप जानते हैं कि सभी ईंट का साइज जो होता है बिल्कुल क्या होता है, सेम, यानी उसी की सेम साइज की ईंटों की पुनरावृत्ति से पूरे दीवार का निर्माण होता है। तो वो आपका दीवार हो गया जालक, तो उसका एक ईंट हो जाएगा एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका के बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे कि एकक कोष्ठिका क्या होता है, जिसकी पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम लोग एकक कोष्ठिका। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अब ये जो है इसी की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो इसका एक साफ साफ मतलब है कि जो भी इसके गुण होंगे वो यानी कि इस पूरे के पूरे जो है क्रिस्टल जालक के गुण होंगे। मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे जो एक ईंट का गुण होगा वही दीवार में लगे पूरे ईंट का गुण होगा या पूरे दीवार का गुण होगा। तो वही चीज यहाँ भी है कि चूंकि इसी से इस पूरे का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब जो इसके गुण होंगे वो पूरे के होंगे। इसी कारण हम लोग पूरे क्रिस्टल का जो है पूरे क्रिस्टल के बारे में अध्ययन न करके हम लोग केवल एकक कोष्ठिका का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसके गुण हैं वो पूरे ठोस के गुण मिलने वाले हैं। तो बड़े का अध्ययन करके क्या फायदा, इस सूक्ष्म रूप का अध्ययन करेंगे तो इसको अध्ययन करने में होगी ज्यादा सरलता। तो चलिए इसी का अध्ययन करते हैं एकक कोष्ठिका का। और हम लोग आप देखेंगे कि एकक कोष्ठिका क्या होता है, मतलब क्या होता है ये तो देख लिए हैं, और ये भी देखेंगे कि एकक कोष्ठिका में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एकक कोष्ठिका की पहचान, कि आखिर एकक कोष्ठिका को हम लोग कैसे पहचानते हैं या उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो एकक कोष्ठिका को पहचानने या प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो है उनके पैरामीटर। जैसे आप अगर किसी को आपकी पहचान बतानी हो तो आप अपने बारे में जानकारी देंगे कि हमारी हाइट ये है, इतना इतना चीजें उनको पहचान में देंगे। वैसे ही एकक कोष्ठिका जो है इसको पहचान के लिए यूज करते हैं इसके पैरामीटर को। और किसी भी एकक कोष्ठिका को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए उसके 6 पैरामीटरों का प्रयोग करते हैं। अब ये 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो इसमें 6 पैरामीटर में फर्स्ट जो 3 प्रकार के पैरामीटर हैं वो है इसके तीनों विमाओं के कोरों की लंबाइयां। तीनों विमाओं के कोरों की लंबाइयां मतलब कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और यहाँ पर हम लोग उनको प्रदर्शित करते हैं ए से, बी से और सी से। इसके बाद दूसरा जो इसमें तीन प्रकार के पैरामीटर हो गए, 3 पैरामीटर। और दूसरा जो है 3 पैरामीटर होता है इन कोरों के बीच का कोण, जो ये आपका तीनों विमाओं के कोण है, यानी कि ये जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उनके बीच का कोण,
वो भी होते हैं इसके 3 पैरामीटर, जिसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग अल्फा से, बीटा से और गामा से। यानी सिंपल सा मतलब है कि किसी एकक कोशिका को प्रदर्शित करना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताइए और उसके साथ साथ उनके बीच का कोण बताइए। उससे कोई भी जान जाएगा कि एकक कोशिका किस प्रकार की बनने वाली है और ये कैसी एकक कोशिका होगी। अब देखिए इन कोणों, जो कोण है, कोण लंबाई और कोण है, इनको हम एक एकक कोशिका में प्रदर्शित करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने यहां पर प्रदर्शित कर दिया, एक हमने बना दिया यहां पर एकक कोशिका। ये देखिए हमने एकक कोशिका बना दिया। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये कण भी बना देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पर हमने इसको हम लोग A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। मानने को आप कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन हम लोग जनरली जो है एक परंपरा है मानने की कि इसको हम लोग A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। इसके बाद जो कोण है, कोण भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन मानने की जो परंपरा वो है कि A के सामने वाला होगा अल्फा, यानी B और C के बीच का होगा अल्फा। इसके बाद A और C के बीच का जो होगा वो होगा बीटा, और यहां पर A और B का बीच का होगा वो क्या होगा, गामा, यानी C के सामने वाला होगा गामा। ऐसे ही हम लोग मानते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी आगे हम कोई क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको याद रखना है कि अल्फा, बीटा, गामा वो इन्हीं स्थानों पर होंगे और A, B, C इन्हीं स्थानों पर होने वाले हैं। अब एक चीज और देख लीजिए कि इस परंपरा को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो A है, A के सामने होगा अल्फा। A के देखिए जैसे ही अल्फा है तो याद कर लीजिए A के सामने अल्फा होगा। B को याद कर लीजिए कि B का कैपिटल रूप होता है बीटा, तो B का जो कैपिटल रूप होगा वो बीटा जैसा होता है, तो मान लेते हैं कि B के सामने बीटा होगा। और जो नहीं बचता है C, उसको मान लीजिए वो क्या है, गामा। तो इस तरह आपने देख लिया एकक कोशिका के पैरामीटर। अगला पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं एकक कोशिका के प्रकार, कि एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, एकक कोशिका के प्रकार। यहां हम लोग देखते हैं एकक कोशिका की प्रकार। अब देखिए जो एकक कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। एकक कोशिका जो होगी वो आपका एकक कोशिका का प्रकार देख रहे हैं और 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका। आद्य घनीय एकक कोशिका या इसे इकाई सेल भी कहते हैं। अब सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका ये आपका पहला हो गया, और दूसरा जो होता है वो होता है जो है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। अब देख लीजिए सरल एकक कोशिका क्या है, तो सिंपल, ऐसी कोई भी एकक कोशिका, ऐसी कोई भी एकक कोशिका जिसमें जो कण होते हैं वो केवल कोनों पर ही मौजूद हो। ये देखिए कण केवल कोनों पर ही मौजूद हो, ऐसी सभी एकक कोशिका को हम लोग कहते हैं सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका। बस कोनों पर कण मौजूद हो तो उन्हें कहेंगे सरल या आद्य घनीय एकक कोशिका। दूसरा देखते हैं केंद्रित एकक कोशिका। अब केंद्रित एकक कोशिका भी जो होता है, केंद्रीय एकक कोशिका का यही मतलब होता है कि ऐसी एकक कोशिकाएं जिसमें कोनों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी कण उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। कोनों के साथ साथ अन्य जगहों पर ही होगा। अब केंद्रित में भी आपका होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार में आपका होता है, पहला जो होता है वो होता है अंतःकेंद्री। अंतःकेंद्री अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। दूसरा जो होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा जो होता है वो होता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ये अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ये होते हैं केंद्रित एकक कोशिका। अब ये क्या होते हैं, देखिए ऐसी सिंपल एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कण जो होता है वो कोनों पर तो होंगे ही,
कोई भी अगर बनाएंगे तो जनरली उसमें 8 कोने होते हैं, या कोई भी जितने भी कोने होंगे तो कोने पर तो कण होंगे ही, कोने के साथ साथ जब एक कण इस एकक कोष्ठिका के बिल्कुल मध्य में हो, यानी एकक कोष्ठिका है उसके कोनों पर कण हो और एक कोष्ठिका उसके बीच में रखी हो, तो ऐसी एकक कोष्ठिका को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा देखिए, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर तो कण ही हो ही, कोनों के साथ साथ, ये कोने पर तो कण होंगे ही, कोने के साथ साथ जब कण जो है प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी हो, जब प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी एक एक कण हो और साथ में कोने पर भी कण हो, तो उन्हें कहेंगे फलक केंद्रित। यानी कहने का मतलब है कि ये देख रहे हैं कि कोने पर तो ही है, कोने के साथ साथ यहाँ पर प्रत्येक फलक, ये देखिए इस फलक के केंद्र पर भी होगा, यहाँ फलक के केंद्र पर, यहाँ फलक के केंद्र पर, ये पीछे वाले फलक केंद्र पर, नीचे वाले फलक के, ये आगे वाले फलक के केंद्र पर। तो मतलब कोने के साथ साथ जब फलकों के केंद्र पर भी एक एक कण मौजूद हो तो इसे कहेंगे फलक केंद्रित। और देखिए अंत केंद्रित क्या होता है, ये आपका होता है कि जब आपके कण जो होते हैं वो कोनों पर तो होते ही हैं, कोने के साथ साथ जो है किसी एक जोड़े फलक पर भी जब दो कण मौजूद होते हैं तो उसे कहते हैं अत्य केंद्रित। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोनों के साथ साथ किसी एक जोड़े, केवल फलक नहीं, एक जोड़े विपरीत फलक पर, यानी कहने का मतलब है कि हर एक फलक पर नहीं होंगे, केवल एक जोड़े, यानी दो फलकों पर होंगे और वो भी दोनों विपरीत फलकों पर। जैसे अगर एक यहाँ कण होता है तो दूसरा इसके सामने वाले पर होगा, या अगर यहाँ ना होके तो एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा। तो जब केवल दो फलकों पर, दो विपरीत फलकों पर ही कण मौजूद होते हैं कोनों के साथ साथ, तो उसे कहते हैं अत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इस प्रकार आप देख लिए, ये आपके दो प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं और दूसरे वाले में भी देखिए 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं, जिन्हें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपने इस तरह समझ लिया क्रिस्टल जो है जालक, इसके साथ साथ एकक कोष्ठिका, इसके पैरामीटर भी आपने समझ लिया और पैरामीटर के साथ साथ समझ लिया एकक कोष्ठिका के प्रकार। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे ऑगस्ट ब्रेबेज, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे ऑगस्ट ब्रेबेज। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा और देख के बताया कि जो क्रिस्टल जालक है वो केवल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, यानी 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये जो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं ये 7 प्रकार के मूल क्रिस्टल तंत्र से बने होते हैं, यानी मूल क्रिस्टल तंत्र जो है वो 7 ही है और उनसे 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। यानी कोई ऐसा क्रिस्टल तंत्र होगा जिससे 2-2 आपके क्रिस्टल जालक बन रहे हैं या 3-3 प्रकार के क्रिस्टल जालक बन रहे हैं। तो इस प्रकार 7 मूल क्रिस्टल तंत्र हैं आपके, इन्हीं से सभी ठोसों का निर्माण हुआ है और 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। चलिए इन 7 प्रकार के मूल क्रिस्टल तंत्रों को पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां हम 7 क्रिस्टल तंत्र लिख दे रहे हैं। सात प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होंगे। पहला क्रिस्टल तंत्र होता है घनीय, दूसरा होता है द्विसम लंबाक्ष, तीसरा होता है विषम लंबाक्ष, चौथा होता है षटकोणीय, पांचवा होता है त्रिसम नताक्ष, छठवां होता है एक नताक्ष, सातवां होता है त्रिनताक्ष। तो ये 7 प्रकार के मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं। अब ये 7 मूल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो बात आती है कि आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो आपके जानकारी के लिए महत्वपूर्ण वो वही है कि इन क्रिस्टल तंत्रों की पहचान करना। और आपको हमने पहले बताया कि किसी भी क्रिस्टल या एकक कोष्ठिका की पहचान हम लोग करते हैं उसके पैरामीटर से। तो मेनली जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं के पैरामीटर से संबंधित होने वाले हैं। पूछ दिया जाएगा द्विसम लंबाक्ष के पैरामीटर लिखिए, या ये क्या होते हैं इनको बताइए, तो आपको पैरामीटर ही लिखना होता है। या पूछ दिया जाएगा द्विसम लंबाक्ष और षटकोणी में अंतर लिखिए,
तो दोनों के पैरामीटर लिख देंगे, वही हो जाएगा अंतर। तो चलिए इनके पैरामीटर देखते हैं। पैरामीटर में आप जानते हैं दो प्रकार के पैरामीटर होंगे, एक होगा आपका कोर लंबाई और एक होगा कोरों के बीच का कोण। कोरों के बीच का आपका कोण होने वाला है। तो देखिए घनी में तो आप पहले से जानते हैं कि घन में जो भुजाएं होती हैं तीनों के तीनों जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो बराबर होती हैं, उसको हम लोग घन कहते हैं। और साथ में सभी कोण भी बराबर होते हैं, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होने वाले हैं और ये 90 डिग्री होते हैं। तो ये घन वाला सबको पता है। आगे इन सबको हम लोग कैसे जानते हैं ये ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि आप इनका नाम पढ़ के ये लिख देंगे, आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी याद करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, याद जल्दी से नहीं होगा। तो देखिए इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। पहला देखिए जो आगे ये लिखा रहता है शब्द, ये बोला जाएगा कोण के लिए, पीछे वाला शब्द बोला जाता है कोण के लिए। तो देखिए जैसे इसमें लिखा है द्विसम, द्विसम बोला गया है कोण के लिए कि कोण क्या होगा। तो द्विसम, द्विसम का मतलब क्या होता है दो, और सम मतलब समान, यानी दो हो जिसमें समान। दो समान होने का मतलब इसमें दो भुजाएं समान होंगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर बी दोनों समान होंगी और सी होगा असमान, क्योंकि बोला गया दो ही समान है मतलब तीसरा समान नहीं होगा। ये हो गया भुजा। अपने आप देखिए यहाँ इसको देख के हम लोग लिख दिए कोण लंबाई। फिर कोणों की बात देखिए लिखा है लंबाच, यानी जो कोण है वो क्या है लंबच पर है। लंबच का मतलब कि ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों बराबर है और ये क्या है 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। आगे देखिए बोला है विषम, विषम का मतलब कि ये सब क्या है बराबर नहीं है, अलग अलग है। इसके बाद लंबाच बोला है, बराबर भले ना हो लेकिन ये आपका लंबच पर है, यानी तीनों के तीनों होंगे बराबर होंगे और किस अक्ष पर होंगे 90 डिग्री पर। आगे बोला है देखिए षटकोणी। अब षटकोणी क्या होता है, तो षटकोणी देखिए कुछ इस टाइप की संरचना होती है कि जैसे आप लोग जानते होंगे षटकोण के बारे में। ये आपने एक षटकोण देखा होगा जिसमें आप देखेंगे 6 बराबर भुजाएं होती हैं और इसके बाद ये आपका जो है कि एक अगर त्रिविमान बनाएंगे तो ऐसे ये आपका इस टाइप से जो है एक संरचना नीचे जाएगी। बुक में देख लीजिएगा षटकोणी संरचना कैसे होती है। तो षटकोणी संरचना में देखिए ये आपका लंबाई चौड़ाई ए भी होता है और ऊंचाई को हम लोग सी मानते हैं जैसा हम लोग माने थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो कोण होगा ये वाला, ये और ये जो कोण होगा ये तो 90 ही होंगे, लेकिन ये कोण जो होने वाला है ये ज्यादा होने वाला है। तो षटकोण का जब हम कोण निकालते हैं तो वो 99 के 120 डिग्री होता है। ये सभी कोण जो होंगे 120 डिग्री होंगे यहाँ पर। यानी सिंपल से मतलब है अल्फा, देखिए ए के सामने का अल्फा और बी के सामने का बीटा तो 90 होगा और लेकिन सी के सामने का गामा क्या होगा 120। और भुजाएं देखेंगे कि षटकोण में ये लंबाई चौड़ाई बराबर होती है लेकिन ऊंचाई अलग होगी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन नॉट इक्वल टू क्या होंगे सी। देखिए ए और बी ये सब बराबर है, एक तरफ तो 6 भुजाएं बराबर है लेकिन सी वाला कुछ अलग होगा, तो वही ए बराबर बी बराबर सी होगा। इसके बाद देखिए ये इसके सामने वाला अल्फा इसके सामने वाला बीटा, यानी अल्फा बराबर बीटा ये तो 90 डिग्री होगा लेकिन जो गामा होगा सी के सामने वो 90 न होकर क्या होगा 120 डिग्री। तो ये होता है समकोणी में। आगे देखिए बोला है त्रिसम नताच। त्रिसम यानी तीनों समान है, ए बराबर बी बराबर सी समान है। और नताच मतलब क्या है, समान तो है लेकिन अब कोण के लिए बोला गया नताच, यानी कोण अब लंब पर नहीं है, नताच यानी लंब से झुके हुए हैं। नताच मतलब नति मतलब झुकना होता है। तो ये क्या है, ये आपके कोण 90 न होके झुके हैं इधर उधर, मतलब 90 से भिन्न है। मतलब कोण आपके जो है अल्फा बीटा बराबर गामा तो है लेकिन ये नॉट इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। आगे चलते हैं, बोला गया एक नताच। एक नताच का मतलब कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब नताच, एक नताच, अब ये एक नताच का मतलब कि ये केवल और केवल कोण के बारे में बोला है, भुजा के बारे में बोला ही नहीं। अगर भुजा के बारे में जब ना बोला जाए तो मतलब कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, तभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। और बोला गया एक नताच यानी एक कोण क्या है झुका हुआ है, तो भैया एक कोण यहाँ पर झुका देते हैं। अगर एक कोण झुका है तो बाकी दो क्या होंगे लंब होंगे, सिंपल सी बात है। तो दो कोण हम मान लेते हैं लंब, हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बराबर गामा और ये हो गया 90 डिग्री, और बीटा मान लेते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री यानी बीटा एक झुका हुआ है। एक कोण को हम लोग झुका देते हैं, जनरली हम लोग इस बीटा कोण को ही झुकाते हैं। आगे देखिए त्रिनचाच, यहाँ भी कुछ नहीं बोला गया है कोण के बारे में, केवल त्रिनचाच बोला गया तीनों झुका हुआ है। तो झुका कौन रहेगा कोण, कोण के बारे में बताया गया कोण झुका हुआ है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, मतलब कोण 90 नहीं है तो मतलब ये इसके बारे में नहीं बोला है, तो मतलब ये तो आपका बराबर होगा ही नहीं। और बोला है कि ये तीनों झुके हुए हैं, और ये भी नहीं बोला है कि ये झुके हैं, तीनों बस झुके हैं बोला गया है, मतलब तीनों झुके हैं तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल गामा और नॉट इक्वल टू ये 90 भी
आपका होने वाले हैं। तो ये देखिए आपने सातों प्रकार के क्रिस्टल तंत्र देख लिया। इसमें क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा षटकोणी का आप जो है पैरामीटर लिखिए, लिख सकते हैं। बोला जाएगा त्रिसमनताज का पैरामीटर आप तुरंत लिख सकते हैं नाम देख के। अंतर पूछा जा सकता है कि द्विसम लंबाच और एक नताज में क्या अंतर होगा, तो दोनों के पैरामीटर लिखना होगा कि इसमें ये चीजें होती हैं, इसमें ये होता है, वही आपका अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों को भी पढ़ लिया। आइए चलते हैं अगला पॉइंट, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी एकक कोष्ठिका में कणों की गणना। तो किसी भी एकक कोष्ठिका में कणों की हम लोग कैसे गणना करते हैं। देखिए यहाँ पर एकक कोष्ठिका में कणों की गणना कैसे करेंगे। जैसे हमने एक दिया यहाँ पर एकक कोष्ठिका, और हमने आपसे पूछा कि इसमें कणों की गणना करिए, इस एकक कोष्ठिका में कितने कण हैं। तो आप तो सिंपल कहेंगे कि अरे इसमें दिख तो रहे 8 कण हैं। आप कहेंगे इसमें गणना करने की क्या जरूरत है, गिन लिया जाए 8 कण है। लेकिन यहीं पर आप हो जाते हैं गलत, इसमें 8 कण है ही नहीं। इस एकक कोष्ठिका में केवल एक ही कण है। अब वो एक कण आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि इसके अंदर एक कण है। अब आपको वही समझना है कि हम लोग इसके अंदर कणों की संख्या कैसे गणना करते हैं। तो देखिए गणना करने का रूल क्या है। हम लोग गणना करने में एकक कोष्ठिका के अंदर कण पूछा जाए तो हम लोग एकक कोष्ठिका के अंदर उस कण का उतना ही भाग लेते हैं जितना उस एकक कोष्ठिका के अंदर है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर किसी भी एक कण को लिया जाए तो वो कण केवल इसी एकक कोष्ठिका में नहीं है, बल्कि वो तो इसके बगल वाले एकक कोष्ठिका का भी निर्माण कर रहा होगा। इसके बगल में अगर एकक कोष्ठिका बनाएंगे तो उस समय भी तो वही कण है। अगर हम लोग क्या कर दें वहां पर, अगर देखिए ये इसमें भी है इस एकक कोष्ठिका में, यहाँ एक एकक कोष्ठिका बनेगी उसमें भी होगा, यहाँ एकक कोष्ठिका बनेगी उसमें भी होगा, इस 4 के इधर हम बनाएंगे तो उस समय भी होगा। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एक कण से 8 एकक कोष्ठिकाएं जुड़ी हैं। उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर रख दिया जो है 4 रख दिया ईंट वाला, आप बेहतर समझ जाएंगे। तो यहाँ 4 ईंट रख के एक यहाँ बॉल रख दिया, और बॉल रखने के बाद हमने यहाँ पर 4 और ईंट रख दिया इसके ऊपर, आप रख के देख लीजिएगा। तो आप पाएंगे कि ये जो अब ये कण है ये बीच में हो गया एकदम 8 के, और देखेंगे ये 8 के संपर्क में आपका रहेगा। तो सेम यही जो 8 है, तो इसी तरह इसमें भी क्रिस्टल जालक में जो भी कण होता है कोने पर उसके संपर्क में 8 कण होते हैं, ये आपको रख लेना है 8। अब जब इसके संपर्क में 8 कण नहीं होते हैं, इसके संपर्क में 8 जो है एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। तो ये आपको रख लेना याद कि एक कण से 8 एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण होता है। तो अब जब ये 8 के अंदर बटा है तो सिंपल सी बात है, एक एकक कोष्ठिका में इसका कितना भाग जाएगा, 1/8। यानी आपको याद रख लेना है कि जो कोने पर कण होता है उसका एक एकक कोष्ठिका में केवल 1/8 भाग ही जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर हम फलक पर एक कण रखें तो आप पाएंगे कि अगर फलक पर एक कण रखा जाए तो वो एक एकक कोष्ठिका जिस पर रखा है उसमें तो होगा ही, साथ में इसके बगल वाले में होगा। यानी यहाँ फलक पर रखा गया तो आप देखेंगे ये जो एकक कोष्ठिका है इस साइड भी होगा, इस एकक कोष्ठिका में आधा निकला रहेगा और आधा इसमें रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि फलक पर रखा हुआ 2 एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहता है, तो एक एकक कोष्ठिका में इसका जितना भाग होता है वो होता है 1/2। तो याद रखना है कि फलक पर रखे हुए कण का जो है एक एकक कोष्ठिका में भाग होता है 1/2, क्योंकि वो कण 2 एकक कोष्ठिकाओं के संपर्क में रहता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसके मध्य में एकक कोष्ठिका रखें बीच में, तो इसका पूरा का पूरा एक भाग उसी एकक कोष्ठिका का होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी एकक कोष्ठिका के बीच में कण रखेंगे तो किसी और एकक कोष्ठिका में उसका कोई भी लेन देन नहीं रहेगा, वो केवल उसी एकक कोष्ठिका का माना जाएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ देख लिया कि कैसे हम लोग किसी एकक कोष्ठिका में एक कण जो है उसका भाग परिकलित करते हैं या कितना उसको लेते हैं। तो ये आपने कणों की संख्या की गणना करना सीख लिया नियम। अब आगे चलते हैं और हम लोग एक क्रिस्टल तंत्र ले लेते हैं, जो आपका सबसे पहला क्रिस्टल तंत्र है घनीय क्रिस्टल तंत्र, जो बहुत ही सिंपल क्रिस्टल तंत्र है आपका घनीय क्रिस्टल तंत्र। घनीय क्रिस्टल तंत्र, और इस घनीय क्रिस्टल तंत्र में हम लोग जो है कण हैं, कणों की संख्या वो गणना कर लेते हैं। तो ये जो हमने अभी सीखा ये हो जाएगा हम लोग के लिए बहुत ही आसान। तो आपको बता दें घनीय जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं, घनीय क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार के जो होती हैं एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, यानी इससे 3 प्रकार के जालक इससे बनने संभव है। अब 3 प्रकार में कौन कौन होता है, कौन कौन एकक कोष्ठिकाएं होती है, तो पहला होता है सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, सरल या आद्य घनी।
घनीय एकक कोशिका। दूसरा इसमें जो होता है वो होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा जो होता है वो होता है फलक केंद्रित, अच्छा फलक केंद्रित यहां पर लिखेंगे पूरा घनीय एकक कोशिका। उसी तरह यहां भी लिखेंगे कि अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। अब देखिए यहाँ सरल या आद्य घनी क्या होता है, सिंपल आपने पहले ही पढ़ लिया कि ऐसा कोई जिसमें कण बस केवल कोनों पर होते हैं, यहाँ कण केवल कोने पर हो उसे कहेंगे सरल या आद्य घनी। दूसरा देखिए अंतः केंद्रित क्या होता है, ऐसा कोई आपका क्रिस्टल एकक कोशिका जिसमें कण कोनों के पर तो हो ही, साथ साथ एक कण इसके बीच में हो। तीसरा आपने देखा फलक केंद्रीय कि ऐसा कोई जिसमें कण कोनों पर तो हो ही और कोनों के साथ साथ एक एक कण इनके फलकों पर ही। घन में टोटल कितने फलक होते हैं, 6। अगर घन के फलक आपको गिनने हैं तो 6 फलक होते हैं। आप देख लीजिए आपके चारों तरफ 1 2 3 4 ऐसे होंगे, एक ऊपर एक नीचे 6 होते हैं। तो 6 फलक 6 कण इसमें होने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है कि अंतः केंद्रित को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एकक कोशिका को इंग्लिश में यूनिट सेल कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसी कहते हैं बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बीसीसी इसी कहते हैं, इसी कारण जब हम लोग इसको कहीं लिखते हैं तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका पूरा न लिखकर इसको सिंपल हम लोग बोल देते हैं बीसीसी। तो अगर आपको कहीं आगे बीसीसी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि ये अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका को बीसीसी कहा जाता है। उसी तरह फलक केंद्रित को हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी कारण फलक केंद्रित को पूरा नाम न लिख के हम लोग सिंपल एफसीसी लिख देते हैं, फलक केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इनको बीसीसी इनको एफसीसी कहते हैं, ये भी देख लीजिए। अब इसमें कणों की संख्या हम लोग गणना कर लेते हैं कि इसमें कितने कण होने वाले हैं। चलिए गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें हम लोग गणना करते हैं इसमें, तो इसमें देखिए साधारण वाले में सरल में तो इसमें देखिए कोनों पर कण है। अब कोने पर कितने कण हैं, 8। लेकिन हमको पता है कि एक कोने पर जो कण होता है उसका कितना भाग लिया जाता है, 1/8। तो टोटल अगर हम 8 लेंगे और उसका 1/8 भाग लेंगे तो इसमें कणों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1। यानी ये केवल एक कण से ही बना है। इसमें लेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 8 कोने पर है और गुणे सबका हम लोग को 1/8 लेना है, प्लस एक कण बीच में है और बीच वाले का पूरा लिया जाता है 1। तो टोटल यहाँ काटेंगे तो एक यहाँ, टोटल इसमें 2 कण, यानी बीसीसी में होते हैं 2 कण। एफसीसी में लेंगे 8 आपका कोनों पर है तो 8/1/8 तो लेंगे ही, प्लस देखिए फलकों पर 6 है, 6 फलक होते हैं, 6 है और हमको पता है कि फलक वाले का 1/2 लिया जाता है। तो यहाँ आप करेंगे तो 1 यहाँ और इसको काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4, यानी इस समय टोटल होने वाले हैं 4 कण। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि यहाँ पर किस समय कितने कितने कण हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपको आ गया होगा। तो चलिए ये चीजें आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग को लास्ट देखना है, हम लोग क्या देखना है कि आप ये आपका जहां खत्म हुआ है वहीं पर आपके एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न होंगे। एनसीईआरटी का जो इंडेक्स क्वेश्चन बीच बीच के अध्याय के आते हैं वो क्वेश्चन होंगे। चलिए वो क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं और इसके बाद बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो है आपका 1.10 और वो है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो जब हम लोग कोई क्रिस्टल जालक बनाते हैं तो उसमें जो कण होते हैं उस पूरे कण को न बना के उसको पहचान के रूप में उस कण का जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम लोग बिंदु के रूप में उसमें प्रदर्शित करते हैं और इसी कण का जो हम लोग प्रदर्शित करने के लिए जिस बिंदु का प्रयोग करते हैं वो बिंदु कहलाता है जालक बिंदु। और इन्हीं जालक बिंदुओं की सहायता से हम पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं या क्रिस्टल जालक को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है एकक कोशिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। यानी आपको वो पैरामीटर बताना है जिससे आप पूरे के पूरे एकक कोशिका को पहचान सकते हैं।
तो आपको बताया कि किसी भी एकक कोशिका को पहचानने के लिए आपके 6 पैरामीटर होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वो एकक कोशिका की कोरों की लंबाई है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई, यानी कि ए, बी और सी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तीनों कोरों की लंबाई है तीनों विमाओं में। और दूसरा होता है आपका इन कोरों के बीच का कोण, और कोरों के बीच का कोण होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो 3 आपके कोण होते हैं, तीन आपके कोण होंगे और 3 यहाँ कोर होंगे। कोरों के बीच 3 कोण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, और 3 आपके जो है कोर होते हैं, यही आपके 6 कहलाते हैं एकक कोशिका के पैरामीटर, और इन्हीं के द्वारा हम लोग किसी एकक कोशिका को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विभेद बताइए, और उसमें पहला दिया गया है षटकोणी और एक नताज। तो हमने बताया कि अगर विभेद उत्पन्न आपको करना है तो जो उनके जो है पैरामीटर है, जो पैरामीटर का मान है उसको लिख दीजिए, वही आपका विभेद है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ हम लोग षटकोणी का अगर बनाएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ षटकोणी में जो आपका ए होता है बराबर आपका बी होता है, और ये नॉट इक्वल टू सी होता है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि इसमें जो आपका अल्फा और बीटा होता है वो होता है 90 डिग्री, और जो गामा होता है वो होता है 120 डिग्री। इसके साथ साथ अगर एक नताज में हम लोग को दर्शाना है तो हम लोग जानते हैं कि एक नताज में जो ए होता है ये आपका नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी होता है, और इसके साथ साथ जो अल्फा और गामा होते हैं बराबर होते हैं 90 डिग्री, और जो बीटा होता है ये आपका नॉट इक्वल टू होता है 90। तो ये आपका होता है एक नताज, और ये होता है षटकोणी। इनमें अंतर हो गया, ये इनके पैरामीटर लिख दिए और यही इनका मुख्य है अंतर। दूसरा आपका बोला है अंतर करने के लिए फलक केंद्रीय और अत्य केंद्रित में क्या अंतर है। तो फलक केंद्रीय में आप जानते हैं कि जहां कोनों के साथ साथ हर फलकों पर एक एक कण होते हैं उन्हें कहते हैं फलक केंद्रीय, और अत्य केंद्रित में केवल एक जोड़े विपरीत फलकों पर ही कण उपस्थित होते हैं। कोनों के साथ साथ केवल एक जोड़े, यानी कि पूरा का पूरा एकक कोशिका है तो कोनों पर तो कण रहेंगे, लेकिन अत्य केंद्रित में आपके कोनों के साथ साथ केवल एक जोड़े, यानी एक यहाँ पर कण है, एक यहाँ तो एक इसके सामने, केवल एक जोड़े विपरीत आपके जो फलक होंगे उन्हीं पर कण मौजूद होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पष्ट कीजिए कि घनी एकक कोशिका में कोनों पर और अंतः केंद्र पर उपस्थित कण का कितना सन्निकट भाग एकक कोशिका में होता है। यानी कि अगर कोई कण घनी एकक कोशिका में कोने पर है और साथ में अंतः केंद्र पर है तो उसका कितना भाग इस एकक कोशिका में होने वाला है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि कोने पर होगा तो उसका जो होगा 1/8 होगा, कोने पर का 1/8, और अगर यहाँ अंतः केंद्र में होगा तो पूरा का पूरा उसका 1 भाग सन्निकट होगा। तो इस तरह आपने सारे के सारे प्रश्नों को भी कर लिया हल। तो चलिए आपने यहाँ पर पहला पार्ट जो है, ये जो आप आज का वीडियो था दूसरा पार्ट, इसको कर लिया कंप्लीट। तो आज का वीडियो हम लोग करते हैं यही पर समाप्त। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर ठोस अवस्था का पार्ट 3।